नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोल्ड प्रेसिंग के बारे में। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं इस प्रक्रिया पर और इसके अलग-अलग इस्तेमाल पर। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मेथड नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि कैसे फलों, सब्जियों या बीजों से बिना गर्मी या केमिकल्स के रस या तेल निकालें। ताकि पोषक तत्व बच सके। हाँ, पोषक तत्व और वो असली स्वाद, ये एसेंस है इसका। मतलब ये महज तकनीक नहीं, एक नज़रिया है। ठीक है, तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? समझना कि ये काम कैसे करता है, क्यों ये अहम है और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कोल्ड प्रेसिंग संक्षेप में क्या है? एक मैकेनिकल तरीका। हाँ बिल्कुल, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। सिद्धांत बहुत सीधा है। कम तापमान रखना है, आमतौर पर 49 डिग्री सेल्सियस से नीचे, और धीमा पर बहुत ज्यादा दबाव इस्तेमाल करना है। अच्छा, मतलब कोई गर्मी नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। एग्जैक्टली। और यही कम तापमान सबसे जरूरी है। देखिए, गर्मी क्या करती है, वो कई जरूरी एंजाइम्स, विटामिन्स, खासकर विटामिन सी जैसे जो नाजुक होते हैं, हाँ, वो नष्ट हो जाते होंगे। बिल्कुल, गर्मी उन्हें नष्ट कर सकती है। कोल्ड प्रेसिंग इन्हें बचाने में मदद करती है, और इसी वजह से स्वाद भी बेहतर, ज्यादा ताजा लगता है। सही है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? कोई उदाहरण लें, जैसे जूस का। पहला स्टेप तो शायद फलों सब्जियों को धोना छांटना होगा। हाँ, वो तो है ही। साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्हें पीसा जाता है, लेकिन ये पीसना भी ऐसा होता है कि गर्मी कम से कम पैदा हो। इससे एक गुदा मतलब पल्प बनता है। ओके। यहीं से असली खेल शुरू होता है। वो दबाव वाला पार्ट, हाइड्रोलिक प्रेस वाला? हाँ, एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है जो इस गुदे पर हजारों पाउंड का दबाव डालता है। आप सोचिए, कई टन वजन। बाप रे। हाँ, और ये दबाव धीरे धीरे बिना गर्मी पैदा किए रस को निचोड़ता है। इसमें कोई तेज घूमने वाले ब्लेड नहीं होते जैसे सेंट्रीफ्यूगल जूसर में होते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो रस निकलने के बाद उसे फौरन बोतल में बंद कर दिया जाता है, ताकि हवा से कम संपर्क हो, ऑक्सीडेशन ना हो। हमारे सोर्सेज में एक HPP का भी जिक्र था, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। ये क्या चीज है? क्या ये कोल्ड प्रेसिंग का ही पार्ट है? देखिए, ये कोल्ड प्रेसिंग के बाद का एक स्टेप है। मतलब एक तरह का अगला कदम कह सकते हैं, जो कुछ कंपनियां यूज करती हैं। ओके। इसमें होता यह है कि बोतल बंद जूस को ठंडे पानी में रखते हैं, और फिर उस पर बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम प्रेशर डाला जाता है। दबाओ पानी में। हाँ, इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और ये सब बिना गर्मी के होता है। मतलब ये पाश्चुरीकरण नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इससे वो असली कच्चापन थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये एक डिबेट है। एक तरफ शेल्फ लाइफ है, दूसरी तरफ वो बिल्कुल रॉ अनप्रोसेस्ड वाला फील। ये एक ट्रेड ऑफ है। दिलचस्प है। चलिए अब इसके इस्तेमाल पर आते हैं। जूस तो हो गया सबसे कॉमन, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोल्ड प्रेस तेलों की दुनिया तो बहुत बड़ी है, जैसे जैतून का तेल, नारियल, सरसों, तिल, बादाम का तेल। हाँ, ये सब सुने हैं। इनमें न सिर्फ स्वाद ज्यादा नेचुरल होता है, बल्कि जो फायदेमंद फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, वो गर्मी से बच जाते हैं। अच्छा, रिफाइंड तेलों से ये बेहतर होते हैं मतलब? अक्सर हाँ, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस में गर्मी और केमिकल्स दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, जो इन पोषक तत्वों को कम कर देते हैं। सही है। तेल और जूस के अलावा क्या कुछ और भी है? सोर्सेज में कुछ और उपयोग बताए गए थे? हाँ, एसेंशियल ऑयल्स जैसे लैवेंडर है, पुदीना है, इनको निकालने में भी कोल्ड प्रेसिंग यूज होती है, खासकर सिट्रस फलों के छिलकों से, ताकि उनकी खुशबू और गुण बने रहें। अरे वाह। और कॉस्मेटिक्स का भी जिक्र था शायद? बिल्कुल। स्किन केयर में कोल्ड प्रेस तेल बहुत पॉपुलर है, जैसे जोजोबा ऑयल, रोज हिप ऑयल। माना जाता है कि ये अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज को ज्यादा बेहतर तरीके से रिटेन करते हैं। और वो खली का क्या? तेल निकालने के बाद जो बचता है? हाँ, ऑयल केक, वो भी बेकार नहीं जाता, क्योंकि उसमें प्रोटीन काफी होता है, तो उसे जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा जाए तो ये प्रोसेस काफी सस्टेनेबल भी हो सकता है, मतलब जीरो वेस्ट के करीब। कमाल है। मतलब खाने पीने से लेकर स्किन केयर और फिर एग्रीकल्चर तक। पर ये सुनने में काफी मॉडर्न लगता है। क्या ये कोई नई तकनीक है? तकनीक तो मॉडर्न है, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह 1800s में आए, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, धीमे दबाव से बिना गर्मी के निकालना, वो बहुत पुराना है। अच्छा, कितना पुराना? स्रोत बताते हैं कि प्राचीन मिस्र और यूनान में भी जैतून का तेल निकालने के लिए पत्थर के भारी पहियों या सिंपल प्रेस का इस्तेमाल होता था। वो भी एक तरह की कोल्ड प्रेसिंग ही थी। अरे वाह। हाँ, कोल्ड प्रेस जूस का जो आजकल ट्रेंड है, वो जरूर नया है।
पिछले 20-25 सालों में ज्यादा पॉपुलर हुआ है हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने के साथ। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, पोषण बेहतर, स्वाद असली, कोई केमिकल नहीं, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी निश्चय ही। हाँ बिल्कुल, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। सबसे पहली बात, ये प्रक्रिया धीमी है। सेंट्रीफ्यूगल जूसर या ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपेलर ज्यादा तेज होते हैं। दूसरी बात, मशीनें महंगी आती हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कोई सस्ती चीज नहीं है। और शायद सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें यील्ड यानी उपज कम होती है। उपज कम मतलब अगर आप 1 किलो गाजर सेंट्रीफ्यूगल जूसर में डालें और उतनी ही कोल्ड प्रेस में, तो कोल्ड प्रेस से जूस थोड़ा कम निकलेगा। तेल के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का मामला हो गया। बिल्कुल, ज्यादा लागत कम उपज। इसके बावजूद ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि लोग अब क्वालिटी और पोषण को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये कीमत चुकाना वैल्यू फॉर मनी है? स्रोत तो सीधे तौर पर वैल्यू फॉर मनी का फैसला नहीं सुनाते, लेकिन इशारा यही है कि ये उन लोगों के लिए है जो पोषण, स्वाद और नेचुरल चीजों को कीमत से ऊपर रखते हैं। ये एक चॉइस है प्रीमियम क्वालिटी के लिए प्रीमियम प्राइस देने की। तो अगर हम सार निकालें तो कोल्ड प्रेसिंग सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक तरह का फलसफा है गुणवत्ता और पोषण को सबसे आगे रखने का। भले ही ये धीमा हो, महंगा हो, उपज कम दे, लेकिन इसका मकसद है स्वाद और सेहत के फायदों को उनके सबसे शुद्ध रूप में बचाना। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जब हम किसी प्रोडक्ट पर कोल्ड प्रेस का लेबल देखते हैं तो क्या ये हमेशा वाकई बेहतर क्वालिटी की गारंटी है या इसमें मार्केटिंग का भी अच्छा खासा रोल है? इस पर जरूर सोचिएगा कि इस महंगी प्रक्रिया का असली फायदा और लागत उपभोक्ता तक कैसे और कितना पहुंचता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी तकनीक के सफर पर निकल रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है। हाँ, और जो बीच में लगभग भुला दी गई थी। और आज देखिए, वेलनेस की दुनिया में फिर से छाई हुई है। हम बात कर रहे हैं कोल्ड प्रेसिंग की। बिल्कुल, हमारे पास जो दस्तावेज है कोल्ड प्रेसिंग का ऐतिहासिक सफर, वो इसी दिलचस्प कहानी को बताता है, कैसे ये तकनीक समय के साथ बदली। सवाल बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक तकनीक जिसे औद्योगिक क्रांति ने कहा कि भाई ये उतनी फायदेमंद नहीं है, हाँ, कम कुशल मान लिया था, वो आज इतनी जरूरी कैसे बन गई? तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं से। हाँ, चलते हैं पीछे, लगभग 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। सोचिए, मिस्र, यूनान, रोम, मेसोपोटामिया। अच्छा, वहाँ लकड़ी या पत्थर के मतलब हाथ से चलने वाले बड़े साधारण से प्रेस होते थे। और इनसे निकालते क्या थे? तेल। हाँ, मुख्य रूप से जैतून का तेल, Okay. जो खाना पकाने, रोशनी करने, यहाँ तक कि दवा और पूजा पाठ सब में काम आता था। और फलों का रस भी, जैसे अंगूर। हाँ, अंगूर, अनार, उनका रस भी ऐसे ही निकलता था। शुरुआती उपकरण बहुत ही कह सकते हैं बेसिक थे, जैसे लीवर और वजन वाले जैतून प्रेस। तो शुरुआत तो जरूरत की थी, लेकिन इसका जुड़ाव सिर्फ मतलब पेट भरने या रोशनी तक नहीं था, कुछ सांस्कृतिक महत्व भी था। बिल्कुल, आप भारत में देखिए, आयुर्वेद में तिल और नारियल तेल का कितना महत्व है। हाँ, वो तो है। और पारंपरिक रूप से ये कोल्ड प्रेस ही होते थे। यही नहीं, मिस्र में मम्मी बनाने की प्रक्रिया में एसेंशियल ऑयल लगते थे। ओह, अच्छा। हाँ, और भारत, चीन में भी आध्यात्मिक कामों के लिए ऐसे तेल निकलते थे। तो ये सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी थीं। शायद इसीलिए ये तकनीक बची रही। फिर आया मध्ययुग, मतलब 500 से 1500 ईस्वी। तब क्या कुछ बदला? तकनीक थोड़ी बेहतर हुई? हाँ, थोड़ी हुई। खासकर जो मठ वगैरह थे, वहाँ जड़ी बूटियों का अर्क और एसेंशियल ऑयल्स बनाने का काम बढ़ा। अच्छा। और उधर फारस और भारत में जो कीमियागर थे, उन्होंने दवा और कॉस्मेटिक्स के लिए तेल निकालने की तकनीक को और सुधारा, शुद्धता पर ज्यादा जोर दिया। और वाइन बनाने वाले? हाँ, यूरोप में अंगूर से रस निकालने के लिए नए उपकरण बने, जैसे बास्केट प्रेस। बास्केट प्रेस? हाँ, लकड़ी के टब और स्क्रू वाले। और यही आगे चलकर आप कह सकते हैं आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए एक तरह की नींव बने। दिलचस्प है। तो मध्य युग में सुधार हुआ, पर असली उथल पुथल तो औद्योगिक क्रांति में मची होगी, 1700 से 1900 के बीच। निश्चित रूप से। अब हाथ की जगह मशीनों ने ले ली। भाप से चलने वाले प्रेस, मैकेनिकल स्क्रू प्रेस। और इस्तेमाल भी बढ़ गया होगा। हाँ, अब औद्योगिक पैमाने पर बीजों का तेल निकलने लगा, जैसे सरसों, अलसी का तेल, अरंडी का तेल, साबुन बनाने में मशीनों के लुब्रिकेंट के तौर पर यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, है ना? तकनीक तो बढ़ी, लेकिन कोल्ड प्रेसिंग की जो खासियत थी, वो पोषकता, वो शुद्धता, वो पीछे छूट गई। एकदम सही। अब फोकस था ज्यादा उत्पादन पर।
तो तेज गर्मी और सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन का इस्तेमाल शुरू हुआ। हेक्सेन, वो क्यों? क्योंकि उससे बीज से लगभग सारा तेल निकल आता था, ज्यादा यील्ड। भले ही गर्मी से पोषक तत्व कम हो जाएं या खत्म हो जाएं, और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती थी। तो कोल्ड प्रेसिंग को मान लिया गया कि ये उतनी एफिशिएंट नहीं है। हाँ, व्यावसायिक तौर पर उसे कम कुशल मान लिया गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में जब केमिकल इंडस्ट्री बढ़ी, तब तो ये और दब गई होगी। बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री को चाहिए थे रिफाइंड तेल, लंबी शेल्फ लाइफ, कोई खास स्वाद नहीं और उत्पादन ज्यादा। तो कोल्ड प्रेसिंग कहाँ बची? बस सिमट कर रह गई आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा या बहुत छोटे पैमाने पर वेलनेस उत्पाद। हाँ, एक अपवाद जरूर था, वो क्या? फ्रांस का परफ्यूम उद्योग। वहाँ एसेंशियल ऑयल और सिट्रस पील ऑयल के लिए कोल्ड प्रेसिंग की जरूरत बनी रही, उसकी शुद्धता के कारण। लेकिन फिर 70 और 80 के दशक में कुछ बदला, लोग वापस नेचर की तरफ मुड़े। हाँ, वो हेल्थ और नेचुरल लिविंग का दौर था। लोगों की दिलचस्पी फिर से कोल्ड प्रेस्ड तेलों और जूस में जागी। और शायद कुछ रिसर्च भी आई होगी। बिल्कुल, कुछ स्टडीज ने दिखा रहा थे रिफाइनिंग में पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इससे कोल्ड प्रेसिंग को फिर से देखने का नजरिया बदला, वापसी की जमीन तैयार हुई। और फिर आई 21वीं सदी। इससे तो कोल्ड प्रेसिंग का क्या कहें, पुनर्जन्म कह सकते हैं। बिल्कुल, कोल्ड प्रेस जूस देखते ही देखते ये अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत के शहरों तक एक बड़ा हेल्थ ट्रेंड बन गया। हाँ, वो सेलिब्रिटीज भी पीने लगे। सही कहा। और कंपनियों ने भी नई तकनीकें अपनाई, जैसे HPP, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। HPP, वो क्या है? इसमें बिना गर्मी के प्रेशर से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, तो पोषक तत्व बचे रहते हैं। कमाल है। और ये सिर्फ पीने तक नहीं रोका, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आ गया। हाँ, बिल्कुल। स्किन केयर में देखिए आर्गन ऑयल, रोजेप ऑयल, बालों के लिए अरंडी, नारियल तेल, एरोमा थेरेपी में तो खैर है ही, सब कोल्ड प्रेस्ड। और अब तो घर घर पहुंच गया है डिजिटल युग का असर। हाँ, घर के लिए छोटी मशीनें आ गई हैं। YouTube, Instagram पर लोग खुद बना रहे हैं, तरीके शेयर कर रहे हैं। DIY कल्चर। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये तकनीक, जिसे कम कुशल कहा गया, वो बची रही और वापस आई। क्यों? क्योंकि इसका सांस्कृतिक महत्व था। हाँ, बेहतर पोषण देती थी, शुद्धता थी। और आज के दौर की जो सोच है नेचुरल, ऑर्गेनिक से, ये बिल्कुल फिट बैठती है। ये देखना वाकई कमाल है, कैसे एक तकनीक कृषि क्रांति से लेकर औद्योगिक, फिर केमिकल, फिर स्वास्थ्य और अब डिजिटल, इन सभी दौर से गुजरी और खुद को ढाला। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। एक प्राचीन जरूरत से शुरू होकर आज ये एक मॉडर्न वेलनेस ट्रेंड बन गई है। अब इसका अगला पड़ाव क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है, खासकर तब जब हम पर्यावरण और संसाधनों के सही इस्तेमाल को लेकर इतने जागरूक हो रहे हैं। सही कहा, इस पर सोचना जरूरी है। स्वागत है। आज हम दो बहुत ही आम लेकिन अलग तरीकों पर बात करने वाले हैं जिनसे तेल और जूस निकाले जाते हैं, कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस। हमारे पास जो जानकारी है वो इनके काम करने के तरीके, फायदे, नुकसान, सब पर रोशनी डालती है। हाँ, और हमारा मकसद आज ये साफ करना है कि भाई इन दोनों में असल फर्क क्या है, और ये भी कि इनसे जो तेल या जूस बनते हैं उनकी क्वालिटी, उनका पोषण, उस पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। कभी सोचा है आपने कि कुछ तेलों की खुशबू इतनी तेज, इतनी असली सी क्यों लगती है, जबकि कुछ में तो भाई कोई महक ही नहीं होती। या फिर जैसे कुछ जूस पीते हैं तो लगता है एकदम ताज़ा फल पी लिया, और कुछ बस मीठा पानी लगते हैं। सही बात है। तो इसका जवाब अक्सर छिपा होता है कि उन्हें बनाया कैसे गया है, कोल्ड प्रेस से या फिर हॉट प्रेस से। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं कोल्ड प्रेस से। हाँ बिल्कुल। ये होता क्या है असल में? सुनने में तो बड़ा नेचुरल सा लगता है। कोल्ड प्रेसिंग, देखिए जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, इसमें गर्मी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है। फल हैं, बीज हैं या नट्स हैं, उनको सिर्फ मशीन से मैकेनिकली दबाकर तेल या जूस निकाला जाता है। अच्छा, सिर्फ दबाकर? हाँ, और तापमान का खास ध्यान रखा जाता है कि वो 49 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 120 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे नीचे ही रहे पूरी प्रक्रिया में। ओके। इसके लिए वो हाइड्रोलिक प्रेस या स्क्रू प्रेस जैसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। हाँ। और सबसे अहम बात, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाता। अच्छा, तो कम तापमान, सिर्फ दबाव, कोई केमिकल नहीं। इसका फायदा क्या है फिर? पोषण वगैरह पर क्या असर पड़ता है इससे? देखिए, सबसे बड़ा फायदा यही है कि गर्मी ना होने से ना तेल या जूस के जो असली गुण हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनका स्वाद, उनका रंग, उनकी खुशबू और सबसे जरूरी उनके पोषक तत्व
जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, यानी वो बच जाते हैं वैसे इसमें। हाँ बिल्कुल, वो खराब नहीं होते। इसीलिए तो ये कोल्ड प्रेस्ड तेल जैसे जैतून का, नारियल का, सरसों का, तिल का या फिर कोल्ड प्रेस्ड जूस, ये हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में इतने पॉपुलर हैं आजकल। ये तो कमाल है। लेकिन अगर ये इतना अच्छा है तो फिर हर चीज कोल्ड प्रेस से ही क्यों नहीं बनती? मतलब इसमें कुछ दिक्कतें भी तो होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल है, चुनौतियां हैं। एक तो वो क्या है ना, इस तरीके से तेल या जूस निकलता कम है, मतलब पैदावार कम होती है, क्योंकि मशीन हर बूंद नहीं निचोड़ पाती। अच्छा। दूसरा, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या तेज गर्मी का इस्तेमाल नहीं होता, तो इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। ओह। हालांकि आजकल उसको HPP हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एक तकनीक है, उससे या फिर फ्रिज में रखकर बढ़ाया जा सकता है। ओके। और हाँ, ये जो मशीनें होती हैं कोल्ड प्रेस वाली, ये थोड़ी धीमी भी चलती हैं और महंगी भी हो सकती है। समझ गई। तो कम पैदावार और छोटी शेल्फ लाइफ, शायद इसीलिए हॉट प्रेस इतना आम है बाजारों में। वो कैसे काम करता है फिर? उसमें क्या अलग है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हॉट प्रेस में, जैसा नाम से जाहिर है, मुख्य चीज है गर्मी का इस्तेमाल। इसमें जो कच्चा माल है, जैसे बीज वगैरह, उन्हें पहले काफी तेज तापमान पे गर्म किया जाता है। सोचिए, करीब 80 डिग्री से लेकर 230 डिग्री तक। अरे बाप रे, 230 डिग्री, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हुई। हाँ, बहुत ज्यादा। और फिर इस गर्म माल को मशीन से दबाया जाता है, जिसे एक्सपेलर प्रेस कहते हैं। कभी-कभी तो पैदावार और बढ़ाने के लिए हेक्सेन जैसे केमिकल सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओह, केमिकल्स भी? और इसके बाद तेल को साफ वगैरह भी तो करते हैं, मैंने सुना है कुछ रिफाइनिंग जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर हॉट प्रेस से निकले तेल को रिफाइन किया जाता है। इसमें फिर ब्लीचिंग होती है, जिससे रंग हल्का हो जाता है, और डियोडराइजिंग होती है, जिससे गंध हटा दी जाती है। तो मतलब सीधी सी बात ये हुई कि हॉट प्रेस से तेल तो ज्यादा मिल जाता है, टिकता भी ज्यादा दिन है, लेकिन ये सब क्वालिटी की कीमत पर होता है। एकदम, हॉट प्रेस से पैदावार बहुत बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है, जो बड़े पैमाने पे जो कंपनियां उत्पादन करती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, वो तो है। लेकिन वो जो तेज गर्मी है और फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस, उससे कई जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, खासकर विटामिन E जैसे, जो गर्मी से खराब होते हैं, या फिर नाजुक फैट्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब खत्म हो जाते हैं। और तेल का जो असली स्वाद और खुशबू होती है, वो भी चली जाती है। इसीलिए जो रिफाइंड तेल हम बाजार में देखते हैं, जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन, कनोला या फिर वो पास्चराइज्ड जूस, वो पोषण के मामले में कोल्ड प्रेस्ड उत्पादों से काफी कमतर होते हैं। और वो केमिकल वाली बात, उसका क्या? हाँ, वो सॉल्वेंट्स के इस्तेमाल से थोड़ी मात्रा में केमिकल के अंश तेल में रह जाने का भी एक हल्का सा खतरा रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो, कोल्ड प्रेस मतलब क्वालिटी, पोषण, असली स्वाद, और हॉट प्रेस मतलब ज्यादा मात्रा, एक जैसापन और लंबी शेल्फ लाइफ। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोल्ड प्रेस है घर पर निकाला हुआ ताजा संतरे का जूस, हाँ। और हॉट प्रेस है दुकान से खरीदा हुआ डब्बे वाला जूस। अच्छा उदाहरण है। या फिर तेल में देखें तो वो जो खुशबूदार थोड़ा गाढ़ा सा नारियल तेल आता है, वो कोल्ड प्रेस है। हाँ? और वो जो बिल्कुल पानी जैसा बिना स्वाद गंध वाला हल्का रिफाइंड वेजिटेबल तेल होता है, वो हॉट प्रेस का नतीजा है। ये जानना सच में बहुत जरूरी है, मतलब कि बनाने का तरीका हमारी सेहत और हमारे स्वाद दोनों पर कितना गहरा असर डालता है। हाँ बिल्कुल, और ये जानकारी होने से ना, हम जब अगली बार कुछ खरीदें तो सोच समझकर चुन सकते हैं। तेल या जूस के लेबल पर अगर कोल्ड प्रेस लिखा देखें तो अब पता होगा कि इसका क्या मतलब है। सही बात है। फिर ये अपनी जरूरत और प्राथमिकता पर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पोषण चाहिए या फिर लंबी शेल्फ लाइफ और शायद थोड़ी कम कीमत। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही लगता है, कोल्ड प्रेस पोषण को बचाता है, प्राकृतिक गुणों को संजोता है, जबकि हॉट प्रेस जो है वो पैदावार बढ़ाने और चीजों को ज्यादा टिकाऊ बनाने पर जोर देता है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जैसे जैसे लोग सेहत को लेकर, नेचुरल चीजों को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, हाँ हो तो रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य में कोल्ड प्रेस तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा, भले ही वो थोड़ी महंगी पड़ती हो या उनसे उत्पादन कम होता हो? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे। नमस्कार। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं भारत में कोल्ड प्रेसिंग की दुनिया पर, मतलब जूस और तेल दोनों की। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बिल्कुल। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, बाजार का साइज क्यों बढ़ रहा है, नए ट्रेंड्स क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, और हाँ, कल्चरल कनेक्शन भी। तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी से जो काम की बातें हैं वो निकालें
और समझें कि आखिर चल क्या रहा है। से और एक मजेदार बात सुनिए, भारत में कोल्ड प्रेस जूस का बाजार 2024 में करीब 1000 करोड़ रुपए का है। हाँ, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड तेल के बाजार साइज को लेकर आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, हाँ, मतलब कोई रिपोर्ट कहती है लगभग $9 मिलियन, तो कोई कहती है $1.8 बिलियन से भी ज्यादा। अरे बाप रे, 9 मिलियन और 1.8 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा गैप है ना? हाँ तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। हाँ, और ये फर्क ही इसे दिलचस्प बनाता है। लगता है बाजार अभी बन ही रहा है और अलग अलग लोग उसे अलग तरह से देख रहे हैं। सही कहा। लेकिन सबसे पहले शायद ये समझ लें कि कोल्ड प्रेस्ड आखिर है क्या। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, बताएं जरा। तो बेसिकली कोल्ड प्रेसिंग का मतलब है तेल या जूस निकालते समय तापमान को बहुत कम रखना, आमतौर पर 49 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे। ओके। इससे होता यह है कि जो पोषक तत्व है और जो असली स्वाद है वो बना रहता है, ज्यादा तापमान पर वो नष्ट हो सकता है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन और फ्लेवर बच जाता है। गॉट इट। तो जूस से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया 2024 में ये बाजार करीब $120 मिलियन, मतलब वही 1000 करोड़ रुपए का है। और अनुमान है कि 2033 तक ये बढ़कर लगभग $200 मिलियन का हो जाएगा, मतलब करीब 6.5% की सालाना औसत बढ़ोतरी, CAGR जिसे कहते हैं। ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ, और इसकी बड़ी वजह शहरी नौजवान, जेन ज़ी, मिलेनियल्स। हाँ बिल्कुल, सेहत को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं अब, खासकर कोविड के बाद, है ना? सही। और वो मीठे ड्रिंक्स की जगह नेचुरल ऑप्शंस देख रहे हैं जिनमें एंजाइम्स वगैरह हों। बिल्कुल। अब आते हैं तेल पर। यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा है। हाँ, यहाँ वो बड़े फर्क वाले आंकड़े आ जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, एक अनुमान है कि 2024 में ये करीब $9 मिलियन यानी 715 मिलियन का है, और ये 2033 तक 1.2 बिलियन तक जा सकता है, मतलब CAGR लगभग 5.6%। ओके, ये तो जूस वाले से भी कम ग्रोथ हुई। हाँ, इस अनुमान के हिसाब से। लेकिन दूसरा अनुमान देखिए, वो कहता है 2023 में ही $1.83 बिलियन। क्या 2023 में? हाँ, और 2030 तक $3.56 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ CAGR करीब 7.2% है। बाप रे, मतलब एक तरफ 9 मिलियन, दूसरी तरफ 1.8 बिलियन। इतना भारी अंतर क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्टें सिर्फ बड़ी कंपनियों मतलब संगठित क्षेत्र को देखती हैं, अच्छा। जबकि दूसरी रिपोर्टें शायद छोटे लोकल तेल निकालने वालों को भी शामिल करती हैं, और भारत में पारंपरिक रूप से इनका बड़ा हिस्सा रहा है ना? हाँ, वो हानि वाले तेल। बिल्कुल। और तेलों की मांग बढ़ने की वजह भी साफ है। ऑर्गेनिक, बिना रिफाइंड किए तेलों की तरफ झुकाव है, जैसे तिल, नारियल, मूंगफली। और आयुर्वेद वाला एंगल भी तो है। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदिक परंपराएं इसे और बढ़ा रही हैं। खासकर दक्षिण भारत में तिल के तेल का इस्तेमाल या नारियल तेल का महत्व, ये सब जुड़ा हुआ है। सही बात है। और शायद सरकारी स्कीमें भी कुछ मदद कर रही होंगी। हाँ, उनका भी रोल है। तो ये बाजार सिर्फ साइज में नहीं बढ़ रहे, नए नए तरीके भी आ रहे हैं। जूस में क्या खास चल रहा है? जूस सेगमेंट में काफी कुछ नया हो रहा है, जैसे फंक्शनल चीजें डालना। जैसे हल्दी, अदरक, मोरिंगा, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए। और ऑर्गेनिक मिक्स तो पॉपुलर हैं ही। हाँ, वो तो है। और टेक्नोलॉजी भी। प्लग जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो HPP हाई प्रेशर प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, HPP, ये क्या है? ये एक तरीका है जिससे जूस को बिना गर्म किए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, करीब 21 दिन तक। अरे वाह, बिना हीट के। और इको फ्रेंडली पैकेजिंग पर भी ध्यान है, और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पर भी। इंटरेस्टिंग। और तेलों में क्या नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं? तेल सेगमेंट में भी इनोवेशन है, जैसे सिंगल ओरिजिन तेल, मतलब किसी खास इलाके से आया हुआ तेल। अच्छा। और वो पारंपरिक लकड़ी घानी तकनीक है ना, उस पर फिर से जोर दिया जा रहा है। इससे ग्राहक को लगता है कि हाँ, ये शुद्ध है। बिल्कुल। और ये बिक कैसे रहे हैं? वही तो, बेचने के तरीके भी बदल रहे हैं। सुपरमार्केट, हेल्थ फूड स्टोर तो है ही, हाँ। लेकिन अब कंपनियां सीधे ग्राहकों तक पहुंच रही हैं, D2C जिसे कहते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, अपनी वेबसाइट या ऐप से। हाँ, ये तो आजकल बहुत चल रहा है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी बढ़ रहे हैं। जूस में देखें तो रॉ प्रेसरी, जूस अप जैसे करीब 60 ब्रांड्स हैं। काफी कंपटीशन है मतलब। हाँ, और तेलों में तो अदानी विल्मार, पतंजलि, डाबर, मरीको जैसे बड़े नाम भी आ गए हैं। बड़े प्लेयर्स भी आ गए हैं। लेकिन मेरे जैसे आम ग्राहक के लिए एक बड़ी चुनौती है कीमत।
हाँ वो तो है। मैंने खुद देखा है, कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल की बोतल कभी कभी सामान्य वाले से डबल रेट पर मिलती है। ऑनलाइन भी लोग यही बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोल्ड प्रेस्ड तेल रिफाइंड तेलों से 2-3 गुना महंगे हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक तरफ 100 रुपए 250 रुपए लीटर वाला तेल, दूसरी तरफ 400 रुपए लीटर वाला, जेब पर भारी पड़ता है। और इसी कीमत से जुड़ा है भरोसे का मुद्दा। कैसे? देखिए, ग्राहक जानना चाहता है कि अगर लेबल पर कोल्ड प्रेस्ड लिखा है तो क्या वो वाकई वैसा है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग थोड़ी गुमराह करने वाली हो सकती है, और शायद इसी वजह से एक और ट्रेंड दिख रहा है। लोग छोटे लोकल निर्माताओं से सीधे खरीद रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन पे ज्यादा भरोसा होता है। शायद, हाँ। पारदर्शिता और क्वालिटी की मांग साफ बढ़ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो ये कीमत और भरोसे वाली चुनौतियां साफ हैं। इन सब बातों को अगर समेटें तो भारत में ये जो कोल्ड प्रेसिंग का चलन है, ये हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता, हाँ, हमारी पारंपरिक जड़ें जैसे आयुर्वेद, बिल्कुल, और सामान खरीदने बेचने के जो नए तरीके आ रहे हैं, इन सब का मिला जुला नतीजा है। एकदम सही कहा आपने। भविष्य की बात करें तो जूस की खपत 2033 तक लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है, और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों तक भी पहुंचेगा। ओके। और तेल बाजार, अगर हम वो बड़े वाले अनुमान को माने तो 2030 तक $3.5 बिलियन तक भी जा सकता है। जबरदस्त पोटेंशियल है। हाँ, लेकिन वो चुनौतियां बनी रहेंगी। कीमत, लेबल की सच्चाई और इन प्रोडक्ट्स को ठंडा रखने का इंतजाम, मतलब कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये साफ है कि भारत में कोल्ड प्रेसिंग सिर्फ एक फैशन या शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। ये सेहत, परंपरा और आज के ग्राहकों के बदलते मिजाज का एक दिलचस्प मेल है, और ये आगे बढ़ने वाला है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, जैसे जैसे ये बाजार बढ़ेगा, क्या कोल्ड प्रेस्ड का मतलब एकदम तय हो पाएगा, मतलब स्टैंडर्डाइज हो पाएगा, ताकि ग्राहकों का भरोसा पक्का हो? अच्छा पॉइंट है। या फिर ये हमेशा एक महंगा, प्रीमियम, खास प्रोडक्ट ही बना रहेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन कोल्ड प्रेसिंग तकनीकों की, मतलब वो तरीके जिनसे पुराने जमाने में तेल, रस या जड़ी बूटियों का अर्क निकालते थे, वो भी बिना गर्मी इस्तेमाल किए। हमारे पास जो जानकारी है उसमें भारत, मेडिटेरेनियन इलाके और मिडिल ईस्ट की कई पुरानी मशीनों का जिक्र मिलता है। कहीं हाथ से, कहीं लिवर या स्क्रू से, कहीं कहीं तो जानवरों की मदद से भी ये काम होता था। तो चलिए देखते हैं क्या था ये सब। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब का मकसद एक ही था, पोषण, स्वाद और खुशबू को बचाना। गर्मी से ये चीजें खराब हो सकती है ना, तो ये सिर्फ निकालने की तकनीक नहीं थी, बल्कि क्वालिटी बचाने का एक तरीका था, एक साइंस था। बिल्कुल। तो शुरुआत भारत की अपनी घानी से करें। सुना है ये बैल से चलती थी, पर ये गर्मी से कैसे बचाती थी? हाँ, घानी, जिसे उत्तर भारत में कोल्हू भी कहते हैं, इसमें लकड़ी या पत्थर की एक भारी ओखली और मूसल होती थी। बैल उसे गोल गोल घुमाते थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे, एक लगातार स्पीड पर। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, और इसी धीमी गति के कारण ना घर्षण यानी फ्रिक्शन से गर्मी बहुत कम पैदा होती थी। बस यही राज था। इसीलिए सरसों, तिल, मूंगफली वगैरह का जो तेल निकलता था, जिसे कच्ची घानी कहते, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और असली स्वाद बना रहता था। आयुर्वेद में तो इसे बहुत मानते हैं। धीमी गति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब थोड़ा मेडिटेरेनियन तरफ चलें। वहाँ ये लिवर और वजन प्रेस का जिक्र है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ये। हाँ, सिंपल था पर बहुत असरदार। ये मैकेनिकल कोल्ड प्रेसिंग के शुरुआती बड़े उदाहरणों में से है, खासकर ग्रीस और मिस्र में। इसमें एक लंबा सा लकड़ी का बीम होता था, मतलब लीवा। एक सिरे पर भारी पत्थर रखते थे और दूसरे सिरे से जैतून या अंगूर की टोकरी पर जोरदार दबाव डालते थे। लीवर का प्रिंसिपल है ना, कम मेहनत में ज्यादा प्रेशर। समझ गया। तो ये जैतून तेल और वाइन के लिए बहुत काम का था। समझ गया, कम एफर्ट, ज्यादा प्रेशर। फिर रोमन्स के टाइम से यूरोप में लकड़ी का स्क्रू प्रेस आया। वो कैसे अलग था? स्क्रू प्रेस एक बड़ा स्टेप था। इसमें क्या करते थे कि पिसे हुए गूदे को चटाई या टोकरी में रख के ऊपर से एक बड़ा सा लकड़ी का स्क्रू हाथ से घुमाते थे। हाथ से? हाँ, हाथ से। इससे दबाव धीरे धीरे और एकदम लगातार बढ़ता था। लीवर वाले से ज्यादा कंट्रोल रहता था इसमें।
तो अंगूर का रस है, तेल है, सेब से साइडर बनाने में, इन सब में ये बहुत काम आया। और मजे की बात यह है कि यही स्क्रू वाला आइडिया बाद में प्रिंटिंग प्रेस और आज के जो मॉडर्न एक्सपेलर प्रेस है ना, उनका बेस बना। अच्छा, तो स्क्रू से कंट्रोल बेहतर हो गया। अब ये फारस और भारत की बास्केट प्रेस की बात करें, इसमें लिखा है कि ये जड़ी बूटियों के लिए खास थी। क्यों? हाँ, क्योंकि जड़ी बूटियां अक्सर बहुत नाजुक होती है ना। बास्केट प्रेस में क्या था, बेंत या ताड़ के पत्तों की टोकरियां होती थीं। उनमें जड़ी बूटी का गूदा भरकर धीरे धीरे दबाते थे, या तो वजन से या फिर लकड़ी के पैडल से। बहुत जेंटल प्रेशर होता था। अच्छा, जेंटल प्रेशर। बिल्कुल। तो यूनानी और सिद्ध मेडिसिन में एलोवेरा, नीम, हल्दी जैसे पौधों से उनका अर्क निकालने के लिए ये तरीका बेस्ट था। उनके औषधीय गुण खराब नहीं होते थे। सही है, मतलब नाजुक चीजों के लिए नाजुक तरीका। कुछ और भी थी, जैसे वो हाथी चालित प्रेस। ये तो बड़ा अनोखा लग रहा है। हाँ, ये बहुत रेयर था साउथ एशिया में कहीं कहीं। लेकिन जैसे नारियल का सूखा गूदा होता है, कोपरा, वो बहुत सख्त होता है। उससे तेल निकालने के लिए कभी कभी इतनी ज्यादा ताकत चाहिए होती थी कि हाथी या बैल की मदद से बड़े बड़े लकड़ी के प्रेस चलाने पड़ते थे। बाप रे। हाथी से। हाँ, खैर दो और का जिक्र करना चाहिए। एक तो स्टोन मिल या चक्की, ये भारत और चीन में काफी थी। इसमें घूमने वाले पत्थर से पहले गूदा बनाते थे। प्रेसिंग का काम अक्सर अलग स्टेप में होता था। और दूसरा था टॉर्जन बीम प्रेस। ये लेवेंट यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में था। इसमें एक लकड़ी के बीम को रस्सी या जानवरों की नस से मरोड़कर टेंशन पैदा करते थे। उससे फिर कपड़े की बोरियों में लिपटे गूदे पर प्रेशर बनता था। ये भी वाइन और जैतून तेल के लिए यूज होता था। तो मतलब हमने इतनी सारी अलग अलग तकनीकें देखी, घानी, लीवर, स्क्रू, बास्केट, हाथी, पत्थर, टॉर्शन बीम। इन सब में कॉमन क्या था? बिल्कुल कॉमन थ्रेड था। ये सब दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने अपने पास जो भी था, जैसे तेल के बीज, फल, जड़ी बूटी और जो रिसोर्स थे, जानवर, लकड़ी, पत्थर, लीवर, स्क्रू, उनका इस्तेमाल करके एक ही प्रॉब्लम का हल निकाला। प्रॉब्लम थी कि बिना गर्मी के जूस या तेल कैसे निकालें। एग्जैक्टली। ये उस टाइम के लोगों की जुगाड़ करने की क्षमता और नेचर की समझ को दिखाता है। हाँ, और वो लोकल नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बताया कोल्हू, तमिल में से चेक्कू कहते हैं, और मर चेक्कू एन्ने मतलब लकड़ी से दबाया हुआ तेल, वही कोल्ड प्रेस्ड। तो अगर हम संक्षेप में कहें, घानी से लेकर स्क्रू प्रेस तक प्राचीन दुनिया में बिना गर्मी के तेल और रस निकालने की बड़ी सरल लेकिन बहुत असरदार तकनीकें थी, और सबका लक्ष्य एक ही था, पोषण, स्वाद और सुगंध को बचाए रखना। बिल्कुल सही। इनको सिर्फ पुरानी मशीनें मानना ठीक नहीं है। ये उस दौर की एक गहरी समझ दिखाता है कि नेचर की दी ही चीजों के असली गुणों को, उनकी प्योरिटी को गर्मी के असर से बचाकर कैसे रखा जाए। और ये बात हमें आज सोचने पर मजबूर करती है कि जब आज हमारे पास इतनी एडवांस्ड, इतनी तेज टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम वाकई उन बेसिक चीज़ों को, प्योरिटी, न्यूट्रिशन और प्रकृति के साथ एक बैलेंस, क्या हम उसे उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी इन पुरानी तकनीकों में झलकती थी? सोचने वाली बात है। नमस्कार, और आज हम एक बड़े ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पंचक्कियां, इन्हें वहाँ घराट कहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल, घराट। तो हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं, और आज की चर्चा का मकसद है कि इन पुरानी, मतलब सदियों पुरानी घराटों के बारे में जो सबसे जरूरी और रोचक बातें हैं, वो निकालकर सामने लाएं। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि ये घराट आखिर हैं क्या? हाँ, तो घराट आप समझिए कि पहाड़ों में जो झरने या नदियाँ होती हैं, उनके किनारे बनी छोटी चक्कियाँ हैं। अच्छा। ये पानी की ताकत से चलती हैं। अच्छा। और इनका इस्तेमाल होता है गेहूं, मक्का, चावल, इस तरह के अनाज पीसने के लिए, कहीं कहीं तो तेल निकालने के लिए भी। अरे वाह। और खास बात यह है कि ये ज्यादातर वहीं मिलने वाली चीजों से बनती हैं, जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, एकदम लोकल। कमाल है। तो मतलब पूरी तरह से सस्टेनेबल तकनीक हुई एक तरह से। तो अब ये सवाल आता है कि ये काम कैसे करती हैं? मतलब पानी से चलती हैं, पर कैसे? हाँ, देखिए, पानी को ना एक पतली सी नाली, उसे खुल कहते हैं वहाँ। खुल? अच्छा। हाँ, उस खुल से पानी को एक जगह इकट्ठा करके नीचे गिराया जाता है।
और ये पानी का जो फोर्स होता है वो नीचे लगी एक टरबाइन मतलब पंखे जैसा कुछ उसको घुमाता है। ओके। फिर ये टरबाइन एक सीधे खड़े डंडे मतलब वर्टिकल शाफ्ट उससे जुड़ी होती है और वो शाफ्ट ऊपर रखे चक्की के पार्ट को घुमाता है। अच्छा, पार्ट मतलब वो गोल पत्थर? हाँ जी, गोल पत्थर। एक पत्थर घूमता है और एक नीचे स्थिर रहता है। अनाज ऊपर एक डब्बे जैसे हॉपर से धीरे धीरे उन पत्थरों के बीच गिरता रहता है और पिस जाता है। और ये कंट्रोल कैसे करते हैं कि आटा मोटा पिसे या बारीक? उसके लिए लकड़ी के कुछ फन्नी जैसे या गियर जैसा सिंपल सा जुगाड़ होता है, उससे सेट कर लेते हैं। वाह, मतलब कितनी सरल और असरदार इंजीनियरिंग है। और इनका इतिहास कितना पुराना है? इतिहास तो बहुत पुराना है। माना जाता है कि 7वीं सदी से, मतलब सोचिए तब से ये हिमालय के इलाकों में इस्तेमाल हो रही हैं। 7वीं सदी? तब तो ये सिर्फ चक्कियां नहीं रही होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से गांव के मिलने जुलने की जगह थी, कम्युनिटी सेंटर जैसी। हाँ, लोग अनाज लेकर आते होंगे, इंतजार करते होंगे, बातें होती होंगी। बिल्कुल। और कई जगह तो पैसा नहीं बल्कि अनाज के बदले पिसाई होती थी, मतलब बार्टर सिस्टम। अच्छा, क्या आज भी कहीं ऐसा देखने को मिलता है? हाँ, जैसे किन्नौर में चिटकुल गांव है, वहाँ आज भी घराट चल रहे हैं और ये परंपरा थोड़ी बहुत जीवित है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकलती है घराट की, वो है ठंडी पिसाई या कोल्ड ग्राइंडिंग। ठंडी पिसाई, ये क्या चीज है? मतलब क्योंकि घराट बहुत धीरे धीरे पीसता है ना, तो उसमें गर्मी पैदा नहीं होती। जैसे आजकल की बिजली वाली चक्कियां बहुत तेज घूमती हैं तो आटा गर्म हो जाता है। हाँ, होता तो है। घराट में ऐसा नहीं होता, तो इससे आटे के जो पोषक तत्व हैं, विटामिन्स वगैरह, और उसका असली रंग, उसकी खुशबू, वो सब बनी रहती है। अरे वाह, ये तो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा, ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। कोई बिजली नहीं, कोई धुआं नहीं, बस पानी की ताकत, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये धीमी पिसाई का और क्या असर होता है? मतलब सिर्फ पोषण ही या कुछ और भी? हाँ, आटे की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा, बिजली की चक्की शायद 40 किलो अनाज 15-20 मिनट में पीस दे। हाँ, बहुत तेज। लेकिन घराट को उतना ही पीसने में करीब 1.5 घंटा, कभी-कभी ज्यादा भी लग जाता है। इस धीमी रफ्तार से आटा ज्यादा नर्म और महीन पिसता है। कहते हैं उसकी रोटियां ज्यादा मुलायम बनती हैं। ये तो है। घर के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि हाथ की चक्की या घराट के आटे की बात ही कुछ और थी। लेकिन अगर ये इतने अच्छे हैं तो फिर आजकल इतने कम क्यों दिखते हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, दिक्कतें तो कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जाहिर है बिजली वाली तेज चक्कियों से मुकाबला। लोगों को अब जल्दी चाहिए सब कुछ। सही बात है, वक्त की कमी। दूसरा, पानी के सोर्स कम हो रहे हैं। या तो झरने सूख रहे हैं या पानी कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। इसमें क्लाइमेट चेंज का भी असर है। हाँ, पानी की कमी तो बहुत समस्या है पहाड़ों में। और फिर इसे चलाने में मेहनत ज्यादा है और कमाई उतनी नहीं होती, तो नई पीढ़ी अक्सर इस काम को अपनाना नहीं चाहती। ये तो चिंता ही बात है। तो क्या मतलब ये घराट बस खत्म ही हो जाएंगे, या कोई उम्मीद है, कोई कोशिशें हो रही है इन्हें बचाने की? नहीं, अच्छी खबर यह है कि कोशिशें हो रही हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो रही हैं। अच्छा, कैसे? कुछ नए स्टार्टअप्स आए हैं, जैसे एक घराट फ्रेश आटा नाम से भी है शायद। वो लोग पुराने घराटों को ठीक करके उनका आटा पैक करके बेच रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, और सिर्फ प्राइवेट लोग ही नहीं, सरकार और दूसरी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। जैसे नाबार्ड है, WWF, IUCN जैसी पर्यावरण संस्थाएं हैं, और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाएं, या नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज, इनके तहत भी पैसा मिल रहा है इन्हें ठीक करने के लिए। ये सुनकर अच्छा लगा। मतलब एक धरोहर भी बच रही है और शायद लोगों को काम भी मिल रहा है। बिल्कुल। और कुछ जगहों पर तो इन्हें थोड़ा मॉडर्न भी बनाया जा रहा है। मॉडर्न घराट को कैसे? हाँ, मतलब कुछ ठीक किए गए घराटों में अब पानी से सिर्फ आटा ही नहीं पीसते, बल्कि छोटी मात्रा में बिजली भी बना रहे हैं। बिजली? घराट से? हाँ, करीब 5 किलोवाट तक। जैसे कुल्लू में जिभी गांव है, वहाँ एक ऐसा घराट है, जब बिजली चली जाती है तो वो कुछ घरों को रोशनी देता है। क्या बात है, ये तो कमाल है। हाँ, और कांगड़ा में धर्मशाला के पास भी मनरेगा के तहत घराटों को ठीक किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ मशीन नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज मानकर सहेजा जा रहा है और लोगों की आजीविका से जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि घराट जो हैं, वो सदियों पुरानी, देखने में सरल लेकिन बड़ी असरदार तकनीक है। ये हमें न सिर्फ पौष्टिक और पर्यावरण के लिए अच्छा आटा देती हैं, बल्कि इनको फिर से चलाना हमारी विरासत को बचाना भी है
और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक टिकाऊ तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आज की ज़रूरतों के हिसाब से दोबारा प्रासंगिक बनाई जा रही है। ये इस सवाल को भी खड़ा करता है कि आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जो पारंपरिक ज्ञान है, जो धीमी प्रक्रियाएं हैं, उनका क्या महत्व है और हम उन्हें भविष्य के लिए कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक जल चक्की यानी घरात पर एक नज़दीकी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास हिमाचल के घरात, परंपरा और विज्ञान से कुछ दिलचस्प जानकारी है। कोशिश करते समझने की कि ये घरात मतलब कैसे बनते थे, चलते कैसे थे और इनका वो सांस्कृतिक महत्व क्या था। आज स्थिति क्या है इनकी? हाँ बिल्कुल, ये घरात ना सिर्फ आटा पीसने की मशीनें नहीं थी। आप समझिए ये हिमाचल के गांवों की धड़कन जैसे थे। उनकी संस्कृति, उनका पर्यावरण सबसे गहरे जुड़े थे। ये इनकी कहानी असल में तकनीक और परंपरा का एक बहुत खूबसूरत मेल दिखाती है। हाँ ये तो है। तो फिर शुरू करते हैं इनकी बनावट से। बताया गया है कि ये धारा या खाड़ के किनारे ढलान पर बनाते थे ताकि पानी का बहाव मिले। हाँ बिल्कुल, ढलान पर, जिससे पानी का बहाव आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। दीवारें तो वहीं के पत्थर और मिट्टी से, और छत देखी होंगी आपने, स्लेट या फिर लकड़ी की होती थी। और पानी लाने के लिए वो एक नहर जैसी, क्या नाम था उसका, खुल या चुक्का? हाँ, खुल कहते हैं उसे ज्यादातर। पानी उसी नहर से तेजी से नीचे आता था और नीचे लगी होती थी एक लकड़ी या लोहे की टरबाइन, मतलब क्षैतिज पहिया जैसा, उसे टक्कर कहते थे। पानी उसी पर गिरता था। टक्कर? हाँ। अच्छा। हाँ, और इस टक्कर के घूमने से ना एक सीधा खड़ा डंडा, वो दांडा, वो घूमता था। और यही दांडा ऊपर रखी घूमने वाली चक्की, जिसे पुड़ भी कहते हैं कई जगह, उसको चलाता था। और अनाज कैसे डालते थे? वो घुग्गू का जिक्र था और एक हिलने वाली छड़ी, ये क्या सिस्टम था? हाँ, अनाज ऊपर एक लकड़ी के हॉपर, मतलब कीप जैसा, उसे घुघू कहते हैं, उसमें डालते थे। और एक लकड़ी की छड़ी होती थी जो दांडे के घूमने से लगातार हिलती रहती थी, कंपन करती थी। वही अनाज को धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से दो चक्कियों के पाटों के बीच गिराती थी। अच्छा, कंट्रोल करके? जी। नीचे वाली चक्की तो स्थिर रहती थी, ऊपर वाली घूमती थी और पिसा हुआ आटा साइड से नीचे जमा होता जाता था। बहुत सरल पर बहुत कारगर। सुनने में तो कमाल की व्यवस्था है। और ये सिर्फ गेहूं, मक्का, जौ ही नहीं पीसते थे? नहीं नहीं, इसमें फाफड़ा, कोदरा, रागी, कई और तरह के अनाज भी पीसते थे। अरे! और तो और कभी कभी मसाले, सरसों का तेल निकालने के लिए, या जड़ी बूटियां भी। क्या बात है, ये तो मतलब मल्टीटास्किंग मशीनें हो गई एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ चक्कियां नहीं थी, ये असल में सामुदायिक जीवन का केंद्र थी। लोग आते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे, वहीं मिलते जुलते थे, बातें करते थे, खबरें साझा होती थी। हाँ, वो एक मिलने की जगह भी बन जाती थी। सही कहा। और घराठी को, जो चक्की चलाता था, उसको पैसे नहीं मिलते थे ज्यादातर। भुगतान अनाज या आटे के हिस्से के रूप में होता था, बार्टर जैसा सिस्टम। अच्छा, वस्तु विनिमय। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह पानी की शक्ति पर चलते थे। हरित ऊर्जा, बिजली नहीं, कोई ईंधन नहीं। कमाल है। अच्छा, इसके पीछे का विज्ञान भी थोड़ा समझते हैं। ये पानी की ऊंचाई का अंतर, वाटर हेड जिसे कहते हैं, और पानी का प्रवाह, फ्लो रेट, ये कैसे तय करते थे कि कितनी पिसाई होगी? देखिए, सिंपल है। पानी जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा, मतलब जितना ज्यादा हेड होगा, उतनी तेज टरबाइन घूमेगी। गति उससे तय होती है। ठीक है। और कितना पानी बहकर आ रहा है, यानी फ्लो रेट कितना है, उससे टरबाइन को ताकत मिलती है, टॉर्क। मतलब एक बार में कितना अनाज पिस सकते हैं, वो इससे तय होता है। ये असल में बिना जनरेटर वाला एक छोटा सा हाइड्रो पावर यूनिट ही है। पत्थरों के बीच घर्षण से और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अनाज पिसता है। समझ गया। लेकिन फिर इनका पतन क्यों होने लगा? बिजली की चक्कियां तो आ गईं, वो तो एक कारण था ही। हाँ, बिजली की चक्कियां तेज थीं, वो तो है, पर सिर्फ वही वजह नहीं थी। कई और कारण थे, जैसे लोगों के खान पान में बदलाव आया, साबुत अनाज कम हो गया, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा चलने लगा। हाँ, ये तो हुआ है। फिर जलवायु परिवर्तन भी एक फैक्टर है। और बड़ी बड़ी सिंचाई नहरें बनने से क्या हुआ कि कई छोटी धाराएं जिन पर ये घराट टिके थे, वो या तो सूख गईं या पानी बहुत कम हो गया। ओह, कहानियां खत्म नहीं हुई, कुछ अच्छी खबरें भी हैं पुनरुद्धार की। वो घरात फ्रेश आटा का जिक्र था, ये क्या चीज है?
हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। चंडीगढ़ बेस्ड एक कंपनी है घरात फ्रेश आटा। इन्होंने सिरमौर, मंडी, कांगड़ा जैसे जिलों में कुछ पुराने घरातों को ठीक किया है, उनको फिर से चालू किया है। अच्छा, और वो इन घरातों में पिसे आटे को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर बेच रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक बताकर। इससे न सिर्फ ये पुराने घरात बच रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को काम भी मिल रहा है। एक पारंपरिक चीज को नए बाजार से जोड़ने का अच्छा उदाहरण है ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जैसे IUCN और NMHS। उन्होंने क्या किया है? हाँ, उन्होंने भी खासकर दूर दराज की घाटियों में जैसे स्पीति, कुल्लू, पांगी में घरातों को बेहतर बनाया है। उन्होंने आधुनिक मतलब ज्यादा कुशल टर्बाइन लगाई हैं और कुछ में तो इतनी क्षमता भी जोड़ी है कि वो थोड़ी बहुत बिजली भी पैदा कर सकें, जैसे घर में लाइट जलाने जितनी। अरे वाह, ये तो डबल फायदा हो गया। जी, और पानी की नहरों खुल को भी पक्का किया है ताकि वो अचानक बाढ़ वगैरह झेल सकें। मनरेगा के तहत भी मदद मिल रही है इनके रख रखाव के लिए और नए घराटे तैयार करने में। तो ये जो नए या सुधारे हुए घराट हैं, इनमें पुराने वालों से क्या फर्क है? मुख्य रूप से मटेरियल का फर्क है? हाँ, मुख्य फर्क मटेरियल और थोड़ी तकनीक का है। अब जैसे टर्बाइन लोहे या फाइबर ग्लास की लगाने लगे हैं जो ज्यादा चलती हैं। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए वॉल्व वगैरह लगा दिए हैं। अच्छा। और जैसा मैंने बताया, कुछ में छोटी बिजली पैदा करने की क्षमता भी जोड़ दी है माइक्रो टर्बाइन लगाकर। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही है, पानी की ताकत का इस्तेमाल। सही। आज भी अगर आप जाएं किन्नौर में चितकुल या कुल्लू में जिभी या मंडी के बरोड जैसे गांवों में, तो आपको ये चलते हुए मिल जाएंगे। तो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि ये पुराने दिखने वाले घरात आज भी जरूरी क्यों हैं? पर्यावरण वाली बात तो साफ है। हाँ, वो तो है ही। ये प्रदूषण नहीं करते। दूसरा, जो दूर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ये खाद्य सुरक्षा देते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। तीसरा, ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति का हिस्सा, इनको बचाना जरूरी है। और ये हेरिटेज टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, लोग देखने भी आएंगे। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, इनसे जो आटा पिसता है ना, उसे पोषण के लिहाज से भी बेहतर माना जाता है। पोषण के लिहाज से बेहतर कैसे? इसका कुछ वैज्ञानिक कारण है? माना जाता है कि क्योंकि पत्थर की चक्की में पिसाई धीमी गति से होती है और गर्मी कम पैदा होती है, तो अनाज के जो पोषक तत्व हैं, विटामिन, मिनरल वगैरह, वो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। जबकि जो तेज रफ्तार वाली बिजली की चक्कियां होती हैं, उनमें ज्यादा गर्मी से ये नष्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, और इसी पौष्टिक आटे से तो वो हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन बनते हैं, सिड्डू, भटूरू। उनका स्वाद ही अलग होता है। सही कहा, सही कहा। ये सारी बातें सुनकर वाकई सोचने पर मजबूर होता है इंसान। हाँ, और यही सवाल मन में आता है कि क्या इस तरह की पारंपरिक टिकाऊ तकनीकें जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित हैं, वो आज की जो चुनौतियां हैं, खासकर ऊर्जा सुरक्षा की या स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, क्या इनमें ये फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? इस पर सोचना, विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, पारंपरिक घराट, मतलब पानी से चलने वाली आटा चक्की। जी नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इसके पीछे का साइंस और आज के जमाने में ये क्यों जरूरी है, इस पर है। हाँ, असल में मिशन यही है, समझना कि भाई ये सदियों पुरानी तकनीक आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है, जबकि हम सब तो आजकल बिजली वाली चक्कियों के आटे के आदी हो गए हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले फर्क क्या है, मतलब ये जो आधुनिक बिजली की चक्कियां हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत तेज घूमती हैं, मतलब 3000 RPM या उससे भी ज्यादा। बाप रे, 3000 RPM? जी, और इतनी तेजी से घूमने पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन। आटा गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। कितना गर्म? करीब 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। और इस गर्मी में आटे के जो जरूरी पोषक तत्व है ना, हाँ। वो बेचारे टिक नहीं पाते। जैसे कि विटामिन्स, हाँ, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और ऊपर से चोकर और अंकुर भी अक्सर हटा दिया जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई मॉडर्न चक्की की बात। अब घराट। घराट में बिल्कुल उल्टा होता है। पत्थर घूमते हैं लेकिन बहुत धीरे। कितना धीरे? लगभग 60 से 90 RPM बस। ओह, तो 3000 और 90 में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से पिसाई ठंडी होती है, मतलब आटा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और इसका फायदा?
फायदा ये कि आटे में सब कुछ बच जाता है, फाइबर, बी विटामिन जैसे B1, B3, B6, आयरन, मैग्नीशियम, सब कुछ। और वो गेहूं के बीज का तेल भी जिसमें विटामिन ई होता है। हाँ, वो भी। और पाचन वाले एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, लाइपेज, वो भी सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आटे का जो असली स्वाद और महक है ना, वो बनी रहती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हम सोचते हैं आटे में है, वो असल में तेज पिसाई में खत्म हो जाते हैं। काफी हद तक, जी। और घेराट के आटे में ये बचे रहते हैं, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। जैसे कि क्या फायदे होते हैं सेहत को? देखिए, ये पोषक तत्व दिमाग के लिए अच्छे हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं, खून बनाने में मदद करते हैं और पाचन तो सुधारता ही है। फाइबर का क्या रोल है इसमें? फाइबर वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और पेट साफ रखता है, डाइजेशन को बिल्कुल दुरुस्त रखता है। अच्छा, और आपने स्वाद की बात की थी जी। बनावट और स्वाद में क्या फर्क महसूस होता है? घेराट का आटा थोड़ा मोटा होता है, दरदरा सा, छूने में नरम लगता है और उसकी अपनी एक खुशबू होती है। और रोटियां? कहते हैं इसकी रोटियां ज्यादा देर तक नरम रहती हैं। हाँ। वहीं जो बिजली की चक्की का आटा है वो बहुत बारीक होता है, फाइन पाउडर जैसा। हाँ। और कभी-कभी उसमें हल्की सी जली हुई महक भी आ सकती है। हाँ, मैंने भी सुना है। और ये पाचन वाली बात भी बड़ी अहम है ना? बिल्कुल। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। बिल्कुल, आसानी से पच जाता है। मुझे याद है एक जगह पढ़ा था, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि पहले का आटा पेट भरता भी था और लगता भी नहीं था, मतलब भारीपन नहीं होता था। सही बात है, वो हल्कापन और संतुष्टि वो शायद इसी वजह से थी। अच्छा, अब थोड़ा आयुर्वेद की तरफ चलते हैं। क्या आयुर्वेद में भी इसका कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। आयुर्वेद में घराट से पिसे आटे को सात्विक माना जाता है। सात्विक मतलब शांत, शुद्ध, शरीर में भारीपन न लाने वाला और ऊर्जा को बनाए रखने वाला। और क्योंकि ये पानी जैसी प्राकृतिक शक्ति से पिसता है तो इसे प्राण समृद्ध भी कहते हैं। प्राण समृद्ध यानी जीवन ऊर्जा से भरपूर। जी, ऐसा माना जाता है। और आयुर्वेद इसे पित्त या वात से जुड़ी दिक्कतों में खासकर पेट और स्किन के लिए अच्छा मानता है। तो फिर किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है? देखिए, फायदे तो सबके लिए हैं, पर अगर खास तौर पर देखें तो बच्चों को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बुजुर्गों का पाचन अच्छा रहता है। और डायबिटीज वालों के लिए? हाँ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार हो सकता है। जिनको IBS या पेट की दूसरी समस्याएं हैं, उन्हें फाइबर से आराम मिल सकता है। और महिलाओं के लिए, खासकर डिलीवरी के बाद, ताकत के लिए बहुत पौष्टिक है। ये तो सारे स्वास्थ्य से जुड़े पहलू हो गए, लेकिन घराट सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है ना? इसका एक सांस्कृतिक और शायद आर्थिक पहलू भी है। जी बिल्कुल, और ये भी बहुत दिलचस्प है। आजकल लोग वापस ट्रेडिशनल चीजों, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। तो इसी वजह से घराट का एक तरह से रिवाइवल हो रहा है। लोग इसकी कीमत समझ रहे हैं। कीमत मतलब महंगा होता है ये आटा? हाँ, थोड़ा। जहां नॉर्मल आटा शायद 30 रुपए किलो हो, घराट का आटा 70 से 120 रुपए किलो तक भी बिक रहा है। अरे वाह! ये दिखाता है कि लोग क्वालिटी और परंपरा के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। और इसका सीधा फायदा गांव की इकोनॉमी को हो सकता है। ये रोजगार पैदा कर सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये सिर्फ आटा नहीं, एक पूरा लोकल इकोनॉमिक मॉडल बन सकता है। बिल्कुल। और आपने मंदिरों का जिक्र किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कई मंदिरों में प्रसाद के लिए भी यही आटा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, कई मंदिरों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, नैवेद्य या भोग आज भी ठंडी पिसाई वाले आटे से ही बनता है। और नवरात्रि जैसे त्योहारों पर तो घराट से गेहूं पिसवाना बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, कुछ गांवों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGs, हाँ, स्वयं सहायता समूह, वो अब घराट को अपनी आजीविका का जरिया बना रहे हैं। और सिर्फ अनाज ही नहीं, वो हर्बल पाउडर, मसाले वगैरह पीसने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ये तो कमाल है। मतलब परंपरा और एंटरप्रेन्योरशिप का संगम। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो घराट सिर्फ एक पुरानी चक्की नहीं है, ये तो पोषण, पर्यावरण, संस्कृति और लोकल इकोनॉमी का एक मिला जुला रूप है। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ों में, हमारी परंपराओं में कई बार आज की समस्याओं के सस्टेनेबल समाधान छुपे होते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पोषण और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या आज के समय में हमारे खाने पीने के मामले में परंपरा और टेक्नोलॉजी के बीच एक ऐसा सही बैलेंस खोजना मुमकिन है? एक ऐसा तालमेल जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो और हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखे। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की पारंपरिक पानी वाली चक्की
जिसे घरट कहते हैं, और जो आजकल की बिजली वाली आटा चक्कियां हैं, उनके बीच का फर्क। हमारे पास कुछ जानकारी है जो घरट के फायदों पर काफी रोशनी डालती है। जी हाँ, और इसी जानकारी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पोषण के हिसाब से, पर्यावरण के लिहाज से और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए भी घरट में ऐसी क्या खास बात है। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही मन में आता है कि क्या वाकई वो जो धीमी पिसाई होती है घरट में, वो आटे को बेहतर बनाती है? आज के जो तेज टेक्नोलॉजी है, उसके सामने ये पुरानी चक्की कैसे टिकती है? चलिए पोषण से ही शुरू करते हैं। मैंने सुना है आधुनिक मिलें बहुत बहुत तेज चलती है। हाँ, सही सुना है। लगभग 3000 से 6000 आरपीएम, मतलब राउंड्स पर मिनट। अब इतनी जबरदस्त रफ्तार होगी तो जाहिर है गर्मी भी बहुत पैदा होगी। कभी कभी तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 100 डिग्री, बाप रे। हाँ, और इसका सीधा असर पड़ता है आटे के न्यूट्रिशन पर। गर्मी की वजह से विटामिन्स B1, B3, B6 जैसे जरूरी विटामिन्स और जो पाचन के लिए एंजाइम होते हैं ना, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, वो काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, अनाज के जो अपने कुदरती तेल होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो स्वाद भी कम, पौष्टिकता भी कम। अच्छा, तो मतलब तेजी असल में आटे से उसका पोषण छीन रही है। तो फिर ये घरट, इसमें कैसे अलग है मामला? देखिए, यही घरट के असली खासियत सामने आती है। ये बहुत ही धीरे चलती है, सिर्फ 60 से 90 आरपीएम पर पानी की धार से घूमती है, तो इसमें गर्मी पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल गर्मी नहीं, ना के बराबर। इसी को कोल्ड ग्राइंडिंग या ठंडी पिसाई कहते हैं, और नतीजा, अनाज के जितने भी कुदरती पोषक तत्व हैं, विटामिन्स, जीवित एंजाइम्स, असली स्वाद, वो सब के सब वैसे ही बने रहते हैं। फाइबर है, मिनरल्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, ये सब भरपूर मिलते हैं। मतलब जानकारी तो यही कहती है कि घरट का आटा अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है, जबकि आधुनिक आटा अक्सर पोषण रहित सा हो जाता है। यानी गर्मी ना होने से स्वाद और सेहत दोनों बच गए। ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, पोषण की बात तो साफ हुई, पर सेहत पर, मतलब पाचन वगैरह पे इसका क्या सीधा असर होता है? हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है। देखिए, घरट के आटे में जो प्राकृतिक एंजाइम्स बच जाते हैं, वो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, और क्योंकि इसमें पूरा चोकर यानी ब्रायन मौजूद रहता है, हाँ, फाइबर, बिल्कुल, तो फाइबर भी ज्यादा मिलता है। और कई लोगों का अनुभव है कि घरट के आटे की रोटियां खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, संतुष्टि मिलती है, और थकान नहीं बल्कि ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। अच्छा, इसका संबंध ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी है, मतलब वो आटा खून में शुगर को कितनी धीरे धीरे छोड़ता है, जो घरट के आटे में नेचुरली कम होता है। पेट के स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है, जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। आधुनिक आटे से तो अक्सर वो एकदम से एनर्जी आई और फिर धड़ाम से नीचे वाला अनुभव होता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और अहम बात जो सामने आती है वो ये कि घरट का आटा रसायन मुक्त होता है। आजकल के पैकेट वाले आटे में तो सिर्फ पिसाई नहीं होती, उसमें और भी बहुत कुछ मिला होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। आधुनिक आटे को सफेद और चमकदार बनाने के लिए अक्सर ब्लीचिंग एजेंट्स या दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। उसे लंबे समय तक ठीक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। हाँ, वो तो है। और कभी-कभी तो पोषण बढ़ाने के नाम पर सिंथेटिक विटामिन मिला दिए जाते हैं, या फिर टेक्सचर के लिए मैदा या स्टार्च की मिलावट भी हो सकती है। फंगस से बचाने के लिए भी पाउडर डाले जाते हैं। घरट का आटा इन सब से, आप समझिए, बिल्कुल उलट है। कोई एडिटिव्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कोई बनावटी चीज नहीं, सिर्फ अनाज और पानी की ताकत से पिसाई, एकदम शुद्ध, एकदम प्राकृतिक। कमाल है। अच्छा, अब जरा तकनीक और पर्यावरण के नजरिए से देखें। एक तरफ बिजली से चलने वाली मिल, दूसरी तरफ पानी से, ये तो बहुत बड़ा फर्क हुआ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क है। घरट को चलाने के लिए बाहर से कोई बिजली या ईंधन नहीं चाहिए। ये बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से चलता है। हाँ, तो मतलब शून्य प्रदूषण, और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसकी बनावट भी बहुत सरल होती है, रखरखाव आसान, और चलाने का खर्चा लगभग कुछ भी नहीं। अब इसकी तुलना आप आधुनिक मिलों से कीजिए। उन्हें बिजली चाहिए, जो अक्सर कोयला जलाकर या दूसरे तरीकों से बनती है, जिससे प्रदूषण होता है। उनकी मशीनें भी काफी जटिल होती हैं और रखरखाव भी महंगा पड़ता है। सही बात। तो घरट एक तरह से पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे बस चलते रहना है, जबकि आधुनिक मिलें एक्टिव, संसाधन गहन मशीनें हैं। तो कह सकते हैं कि घरट हमारे अतीत की एक ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी है
जो भविष्य के लिए भी उतनी ही शायद ज्यादा प्रासंगिक है। ये तो हुई तकनीक और पर्यावरण की बात, लेकिन क्या इसका कोई गहरा सांस्कृतिक या कहें तो आध्यात्मिक मतलब भी है? अक्सर पुरानी चीजों से जुड़ा होता है। हाँ बिल्कुल है। परंपरागत रूप से घरट को सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सात्विक मतलब शुद्ध, प्राकृतिक, धीमी और स्थिर प्रक्रिया। एक ऐसी मान्यता है कि ये धीमी पिसाई अनाज के प्राण यानी उसकी जो जीवन ऊर्जा है उसको बनाए रखती है। प्राण, जीवन ऊर्जा, दिलचस्प है। जी, शायद यही वजह है कि पुराने समय में मंदिरों के प्रसाद के लिए या खास पारंपरिक भोज वगैरह में घरट के पिसे आटे को प्राथमिकता दी जाती थी। अच्छा, और अगर हम जमीनी हकीकत देखें अर्थव्यवस्था के नजरिए से, इसका क्या महत्व है? इसका भी महत्व है। घरट जो है वो सीधे तौर पर स्थानीय कारीगरों को काम देता है, जिन्हें घराटी कहते हैं, जो इसे चलाते हैं और इसकी देखरेख करते हैं। तो ये गांव की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचाता है। मतलब लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट। हाँ, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, मतलब उत्पादन और उपभोग स्थानीय स्तर पर ही होता है। और एक दिलचस्प बात आजकल ये हो रही है कि कुछ इको होमस्टे या जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो घरट को अपनी एक खास पहचान, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह! हाँ, पर्यटक आते हैं, घरट देखते हैं और उसके आटे से बनी रोटी खाने के अनुभव के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। तो इससे एक तरह से रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि घरट की जो धीमी रफ्तार है, उसकी जो सादगी है और प्रकृति से उसका जो सीधा जुड़ाव है, वही उसे सेहतमंद, टिकाऊ और शायद ज्यादा मानवीय बनाता है। जैसा कि जानकारी में एक जगह कहा भी गया है, धीमा, सरल, आत्मिक इक्वल्स स्वस्थ, टिकाऊ, मानवीय। बिल्कुल। और यही से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, बड़े पैमाने पर चाहिए, क्या घरट जैसी धीमी तकनीकें हमें क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और शायद जीवन के उस प्राण के बारे में जिसकी हमने अभी बात की, कुछ ऐसा सिखा सकती हैं जिससे हमने इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है? ये सोचने वाली बात जरूर है।